क्लास 11 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस प्रस्तुत करने वाले हैं eduxit.com। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1, अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए लेन देन के आधार पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीस। हर्षा ने 2 लाख रुपीस के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000 रुपीस। नमन से 40,000 रुपीस का माल कैश देकर खरीदा। सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 रुपीस फॉर 12,000 रुपीस। भानु को 10,000 रुपीस के मूल्य के गुड्स को 12,000 रुपीस को बेचा। बाट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000 रुपीस। 7,000 रुपीस का फर्नीचर उधार पे खरीदा। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए इन ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस करने से पहले चलो अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल का फॉर्मेट बनाते हैं। ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन नंबर लिखने के लिए एक कॉलम बनाते हैं और असेट्स के लिए कुछ कॉलम्स का एक ग्रुप। अगर हम इन ट्रांजैक्शंस को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो प्रॉब्लम में आए गए अलग अलग असेट्स को इस प्रकार ग्रुप या वर्गीकरण कर सकते हैं। कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स और फर्नीचर। इन सारे एसेट्स के टोटल के लिए चलो एक और कॉलम बनाते हैं और दाएं तरफ के कॉलम्स होंगे लायबिलिटीज और कैपिटल। इन लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल को लिखने के लिए एक और कॉलम बनाते हैं। अब बाएं तरफ के कॉलम्स का टोटल और दाएं तरफ के कॉलम्स का टोटल इक्वल या बराबर होना चाहिए। सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन में ये दिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप हर्षा ने बिजनेस को 2 लाख रुपीस कैश के साथ स्टार्ट किया। जब बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के पास उपलब्ध कैश में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ में क्योंकि बिजनेस ओनर बिजनेस में कैश को निवेश या इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में उसका कैपिटल भी बढ़ेगा। इस एनालिसिस के साथ चलो इस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले चलो इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन है हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 2 लाख रुपीस। यानी कि हर्षा ने बिजनेस को 2 लाख रुपीस कैश के साथ स्टार्ट किया। अब क्योंकि बिजनेस के पास उपलब्ध कैश में बढ़ोतरी है, इस 2 लाख रुपीस कैश को कैश कॉलम में लिखना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि पूंजी या कैपिटल में बढ़ोतरी है, 2 लाख रुपीस कैपिटल अमाउंट को कैपिटल कॉलम में लिखते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के अंत में बिजनेस के पास 2 लाख रुपीस कैश है। अभी तक कोई गुड्स नहीं, अभी तक कोई डेटर्स नहीं, अभी तक कोई फर्नीचर नहीं, अभी तक कोई लायबिलिटीज नहीं। टोटल कैपिटल है 2 लाख रुपीस। अब बिजनेस के पास उपलब्ध सारे एसेट्स का टोटल है 2 लाख रुपीस। उसी तरह लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल है 2 लाख रुपीस। तो अब बाएं ओर का टोटल और दाएं ओर का टोटल बराबर या इक्वल है। इसके साथ हमने पहले ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। इस ट्रांजैक्शन में ये दिया है कि बिजनेस ने विक्रेता नमन के पास से 40,000 रुपीस के बराबर के गुड्स को खरीदा है। तो इस ट्रांजैक्शन में कुछ गुड्स खरीदे गए हैं। इन सारे गुड्स की कीमत है 40,000 रुपीस। तो इन गुड्स को खरीदने के लिए बिजनेस ने कैश पेमेंट किया है, तो बिजनेस के साथ उपलब्ध कैश में कमी हो जाएगी। साथ ही साथ में क्योंकि बिजनेस ने इस कैश को यूज करके गुड्स को परचेज किया है, बिजनेस के साथ उपलब्ध गुड्स में बढ़ोतरी होगी। तो चलो ये सारी डिटेल्स अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करते हैं। चलो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश ऑफ 40,000 रुपीस। यानी कि विक्रेता नमन के पास से 40,000 रुपीस के गुड्स को कैश में खरीदा है। इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक 40,000 रुपीस कैश का खुलासा यानी कि डिक्रीज हुआ है। हम कैश को गुड्स परचेज करने के लिए खर्च कर दिया है ना, इसलिए। और इसके साथ 40,000 रुपीस के गुड्स बढ़े हैं।
आप इस बात को ध्यान दें कि ये वो मामला है जहां एक एसेट ने घटा है और उस अमाउंट के बराबर दूसरा एसेट बढ़ा है। इसलिए इस ट्रांजैक्शन से लाइबिलिटीज या कैपिटल में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इस ट्रांजैक्शन के अंत में अगर हम 2 लाख रुपीज़ कैश से 40,000 रुपीज़ कैश को घटाएंगे तो बिजनेस के पास 1,60,000 रुपीज़ कैश उपलब्ध होगा। अब बिजनेस के पास 40,000 रुपीज़ के बराबर के गुड्स उपलब्ध है। अभी तक कोई भी डेटर्स नहीं, अभी तक कोई भी फर्नीचर नहीं, अभी तक कोई भी लाइबिलिटीज नहीं और कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं है और कैपिटल 2 लाख रुपीज़ ही होगा। अब बिजनेस के साथ उपलब्ध सारे एसेट्स का टोटल है 2 लाख रुपीज़ और लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल है 2 लाख रुपीज़। इसलिए बाएं ओर और दाएं ओर के टोटल बराबर या इक्वल है। इसके साथ हमने इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में रिकॉर्ड कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने 10,000 रुपीज़ की कीमत के गुड्स को 12,000 रुपीज़ की कीमत पर बायर भानु को बेचा है। ध्यान दें कि यहाँ पर बायर भानु का नाम दिया गया है। जब भी ट्रांजैक्शन में बायर का नाम दिया जाता है हम ये मान ले सकते हैं कि गुड्स को उधार या क्रेडिट पे बेचा है। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि पिछले ट्रांजैक्शन में भी विक्रेता नमन का नाम दिया गया था। वहाँ पर हमने ये नहीं माना कि हमने गुड्स को क्रेडिट पे ख़रीदा है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर गुड्स को कैश देकर ख़रीदा है कहकर स्पष्ट रूप से दिया है, तो हमने ये मान लिया है कि गुड्स को कैश पे ख़रीदा है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड या शब्द का उपयोग नहीं किया है और क्रेता या ख़रीदार या बायर का नाम भी दिया गया है। इसलिए हम गुड्स को क्रेडिट या उधार पे बेचा है मानेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस के पास 40,000 रुपीज़ के बराबर के गुड्स मौजूद है। इनसे हम 10,000 रुपीज़ के बराबर के गुड्स बेच रहे हैं और ये भी दिया है कि इन गुड्स को 12,000 रुपीज़ के सेल प्राइस पे बेचा गया है। तो ये बात क्लियर है कि गुड्स को प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के लिए बेचा है। इन 12,000 रुपीज़ से अगर हम 10,000 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें 2,000 रुपीज़ मिलेंगे। ये बिजनेस का प्रॉफिट या मुनाफा है। इस प्रॉफिट या मुनाफे को कैपिटल को ऐड करना है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंत में क्योंकि बिजनेस ने गुड्स को बेचा है, बिजनेस के पास मौजूद गुड्स कम हो जाएंगे। साथ ही साथ में क्योंकि इन गुड्स को उधार या क्रेडिट पर बेचा है, खरीदार भानु बिजनेस का डेटॉर बनेगा। इसलिए बिजनेस के पास उपलब्ध डेटॉर एसेट्स बढ़ जाएंगे और क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस को मुनाफा या प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल बढ़ जाएगा। चलो इस एनालिसिस के साथ इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन सोल्ड गुड्स वर्थ ऑफ 10,000 रुपीज़ टू भानु फॉर 12,000 रुपीज़ कह के लिखेंगे। यानी कि 10,000 रुपीज़ के गुड्स भानु को 12,000 रुपीज़ के दाम पर बेचे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के पास मौजूद गुड्स 10,000 रुपीज़ के हिसाब से कम हो जाएंगे। अब बिजनेस के पास 12,000 रुपीज़ के बराबर के डेटॉर्स या कर्जदार हैं और साथ ही साथ में बिजनेस के कैपिटल में 2,000 रुपीज़ की वृद्धि या बढ़ाव हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के पास 1,60,000 रुपीज़ कैश है। 40,000 रुपीज़ के बराबर के गुड्स में से 10,000 रुपीज़ के बराबर के गुड्स को घटाएंगे तो अब बिजनेस के पास 30,000 रुपीज़ के बराबर के गुड्स होंगे। अब बिजनेस के पास 12,000 रुपीज़ के बराबर के डेटॉर्स या कर्जदार है। अभी तक कोई भी फर्नीचर नहीं, अभी तक कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं। मौजूदा कैपिटल 2 लाख रुपीज़ को अभी अभी आया प्रॉफिट 2,000 रुपीज़ को जोड़ेंगे तो बिजनेस के पास अब 2,02,000 रुपीज़ कैपिटल मौजूद होगा। अब बिजनेस के पास मौजूद सारे एसेट्स कुल मिलाकर होंगे 2,02,000 रुपीज़। ध्यान दें कि पिछले टोटल से कंपेयर करेंगे तो अब बिजनेस के पास 2,000 रुपीज़ के बराबर के एसेट्स ज़्यादा है। उसी तरह लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल है 2,02,000 रुपीज़। तो पिछले टोटल की तुलना में अब बिजनेस के पास इस टोटल में 2,000 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। तो अब बाएं और दाएं टोटल्स बराबर या इक्वल हो गए हैं। इसके साथ हमने इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करना पूरा कर दिया है। अब अगले ट्रांजैक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने 7,000 रुपीज़ के बराबर के फर्नीचर को उधार पे ख़रीदा है।
इसलिए बिजनेस के साथ मौजूद फर्नीचर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में क्योंकि इस फर्नीचर को उधार पे खरीदा है, बिजनेस के लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगे। इस एनालिसिस के साथ हम इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे बाट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000 रुपीज़, यानी कि फर्नीचर को 7,000 रुपीज़ को उधार पे खरीदा है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के पास 7,000 रुपीज़ के बराबर का फर्नीचर होगा और 7,000 रुपीज़ के बराबर के लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के पास मौजूद कैश होगा 1,60,000 रुपीज़। बिजनेस के पास 30,000 रुपीज़ के बराबर के गुड्स है। बिजनेस के कुल डेटर्स या कर्जदार है 12,000 रुपीज़ के बराबर। 7,000 रुपीज़ के बराबर का फर्नीचर है। 7,000 रुपीज़ के बराबर के लायबिलिटीज़ है और 2,02,000 रुपीज़ के बराबर का कैपिटल है। बिजनेस के पास मौजूद असेट्स कुल मिलाकर 2,09,000 रुपीज़ के बराबर के होंगे। ध्यान दें कि पिछले टोटल से कंपेयर करेंगे तो ये टोटल 7,000 रुपीज़ ज़्यादा है और कुल मिलाकर लायबिलिटीज़ और कैपिटल होंगे 2,09,000 रुपीज़ के बराबर के। ध्यान दें कि पिछले टोटल से कंपेयर करेंगे तो ये टोटल 7,000 रुपीज़ ज़्यादा है। तो अब बाएं और दाएं साइड के टोटल बराबर या इक्वल है। तो इसके साथ हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया है। अब अंत में बिजनेस के पास मौजूद असेट्स कैश, गुड्स, डेटर्स और फर्नीचर है। ये असेट्स 1,60,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 12,000 रुपीज़ प्लस 7,000 रुपीज़ के बराबर है। ये सारे एसेट्स कुल मिलाकर होंगे 2,09,000 रुपीज़ के बराबर। अब बिजनेस के लायबिलिटीज़ कुल मिलाकर 7,000 रुपीज़ के बराबर के होंगे और बिजनेस के पास मौजूद कैपिटल है 2,02,000 रुपीज़ और लायबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल है 2,09,000 रुपीज़। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के असेट्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल के टोटल के समान है, यानी कि 2,09,000 रुपीज़ के असेट्स 7,000 रुपीज़ के लायबिलिटीज़ और 2,02,000 रुपीज़ कैपिटल के टोटल के समान है। इसके साथ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव कर दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।